हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल का। हम बायोमॉलिक्यूल्स में सारे ही टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, सब कवर कर चुके हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हम स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स, और एंजाइम को कवर करने में हमें 2 लेक्चर लगेंगे, लेकिन ऐसा सॉलिड नोट आपके पास पहुंचेगा एंजाइम का कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस किस में से आते हैं? एंजाइम्स में से आते हैं बायोमॉलिक्यूल में। चाहे आप अमीनो एसिड ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, बायोमॉलिक्यूल का बहुत अच्छे तरीके से कवर कराया गया है। नोट बहुत अच्छे से बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ये मेरी गारंटी है। ओके, आप अच्छी तरीके से बस प्रिपरेशन करते रहिए। और नोट देखिए, नोट कितना बढ़िया है। एंजाइम का नोट आज सुबह से लेकर बैठकर बनाया है, देखिए कितना बढ़िया नोट है। इसमें पहले हम एंजाइम के बारे में देखेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम क्या क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन की सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या क्या होते हैं, हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम्स कौन कौन से को एंजाइम्स के साथ मिलकर वर्क करते हैं। वाइटामिन से डराइव होते हैं ना को एंजाइम्स, तो कौन कौन से वाइटामिन से कौन कौन से को एंजाइम्स डराइव हैं, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम्स के साथ मेटल आयन, कौन कौन से मेटल आयन कौन कौन से एंजाइम के साथ एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल। एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल में हम 2 मॉडल देखेंगे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को एंजाइम बढ़ा देता है, कैसे बढ़ाता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम, एक्सो एंजाइम क्या होते हैं, एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर घटा दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा दो कि तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीएच पे भी अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये भी देखेंगे। आज के नोट में हम इतना कंप्लीट करेंगे, और सारे ही नोट अच्छी तरीके से बने हुए हैं, आप बस प्रिपरेशन करते जाइए और लिखने की आदत डालिए। ये नहीं कि बस वीडियो देख लिया हो गया, नहीं, लिखा करिए। एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, चाहे रफली, जब वीडियो देखिए तो रफली लिखिए उसको। लिखेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लिखेंगे तो वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लिखने से ही आधी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो आप लिखा करिए। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि एंजाइम्स, जैसे कोई रिएक्शन हुई A+B और प्रोडक्ट बना C, ठीक है, ये रिएक्शन एंजाइम के बिना भी होगी, लेकिन ये रिएक्शन होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। बट अगर हम इसी रिएक्शन में एंजाइम का यूज़ कर लें तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या होगी, कम टाइम में हो जाएगी और प्रोडक्ट भी हमें ज़्यादा मिलेगा। ये होता है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का मतलब। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर क्या रोल होता है, एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर एक कैटलिस्ट की तरह होता है। देखिए, एक स्टूडेंट है जो
कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना सिलेबस एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2-3 साल उसे लग सकते हैं अगर वो अपने आप कंप्लीट करे। लेकिन अगर वो टीचर की प्रेजेंस में टीचर से पढ़ता है तब उस सिलेबस को कवर करता है अगर वो, तो वो कम समय में कवर कर लेगा ना, और एनर्जी भी कम लगेगी। तो इसलिए एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एंजाइम टर्म किसने दिया, कुहने ने दिया। बर्जीलियस फर्स्ट सजेस्टेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स भी कुछ होता है, एंजाइम शब्द भी कोई, एंजाइम जैसी भी कोई चीज़ है, इसके बारे में किसने बताया, बर्जीलियस साहब ने बताया। ओके, एडवर्ड बुचनर एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट एंजाइम जाइमेज फ्रॉम यीस्ट से फर्स्ट एंजाइम जाइमेज को किसने एक्सट्रैक्ट किया, एडवर्ड बुचनर ने। सुमनर ने क्या किया, सुमनर ने पहली बार बताया कि एंजाइम कैसे नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। और सुमनर ने एक काम और किया, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया किसका, यूरिएज एंजाइम का, किससे, जैकबीन से। ओके, अब आते हैं बीडल एंड टॉटम साहब। बीडल एंड टॉटम अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या दिया, 1 जीन 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 1 जीन 1 एंजाइम 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन किसने दिया, बीडल एंड टॉटम ने दिया। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम की तरफ। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मैं क्या लगा रही हूँ, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, नॉट ऑल एंजाइम्स। सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं होते, क्योंकि कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड वाले बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, जैसे आरएनए एंजाइम्स। आरएनए एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स, जो कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं। अब ये देखिए, इनके नाम याद रखिए कि राइबोजाइम्स कौन कौन से होते हैं। 23S rRNA, राइबोन्यूक्लियस P या RNase P, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम्स क्या हैं, राइबोजाइम्स हैं, जो कि प्रोटीन से बने हुए नहीं हैं। किससे बने हुए हैं, आरएनए से बने हुए एंजाइम्स हैं। बाकी अगर मोस्टली एंजाइम्स आप देखेंगे तो मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। ओके, आगे देखिए, एंजाइम्स हमेशा कैसे होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे। क्यों, क्योंकि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स का टर्सरी स्ट्रक्चर ही सूटेबल है। इसका रीज़न जान लीजिए, पहले यहाँ से देख लीजिए कि प्रोटीन, जब प्राइमरी, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर प्रोटीन केवल लीनियर फॉर्म में है तो दिस इज़ प्राइमरी प्रोटीन। अगर हम इसी लीनियर प्रोटीन का हेलिकल स्ट्रक्चर बना दें तो दिस इज सेकेंडरी प्रोटीन। बट इसी सेकेंडरी प्रोटीन को, हेलिकल स्ट्रक्चर को दोबारा फोल्ड करते जाएं तो ये बन जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एंजाइम। यही टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो इसे टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में ही वर्क क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना टर्सरी स्ट्रक्चर, तो इसमें ऐसे कुछ क्रैविशेस या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्रैविशेस या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जगह जगह, तो यही एंजाइम का क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट आकर इसी एक्टिव साइट से आकर बाइंड करता है एंजाइम के, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो इसलिए एंजाइम को एक्टिव होने के लिए, एंजाइम को सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, टर्सरी स्ट्रक्चर ज़रूरी है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, एंजाइम्स की बात हो रही है। दे आर डिफरेंट देन एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो है नहीं, एंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं। अब इसमें अंतर बताना है कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। एंजाइम्स वर्क एफिशिएंटली एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच।
एंजाइम्स हमेशा कैसे वर्क करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच पर ही वर्क करेंगे। इससे कम अगर पीएच होगा तब ये इनएक्टिव हो जाएंगे एंजाइम, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कैसे होंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स ही तो हैं, प्रोटीन्स ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डीनेचर हो जाती है ना, तो ऐसे ही एंजाइम्स होते हैं। अगर एंजाइम्स को ज़्यादा टेम्परेचर में रख दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो डीनेचर हो जाएंगे। तो इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम की पीक एक्टिविटी हो रही है। इससे कम टेम्परेचर अगर दिया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, बट इससे ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो एंजाइम कैसा हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। ऐसे ही पीएच का है, पीएच ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम कैसा होगा, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी ऑप्टिमम पीएच पर। इससे कम पीएच देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज में आ जाएगा। हमने आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा था। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन किससे बनी है, अमाइनो एसिड से बनी है। तो अमाइनो एसिड का आयोनाइजेशन में हमने देखा था कि अगर पीएच कम होता है तो अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और अगर कैसा पीएच ज़्यादा होता है तो अमाइनो एसिड कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि एंजाइम क्या करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। अगर कम पीएच दिया हमने तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर ज़्यादा पीएच दिया तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ही एक्टिव होंगे। इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो डीनेचर हो जाएंगे, कम टेम्परेचर दिया तो इनएक्टिव हो जाएंगे। जो एनिमल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस ले लो, इनके एंजाइम्स जो होते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंजाइम्स। अगर इससे ज़्यादा कर दिया तो नहीं कर पाएंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। बट यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो कि थर्मोफिलिक है, जिसे टेम्परेचर से प्यार है, टेम्परेचर लवर है, ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये टॉलरेट कर जाता है। कौन सा बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस भी होगा तब भी वो अच्छे से वर्क कर लेंगे। ओके, आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बट अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में देखो टूटने फूटने जैसा कोई कुछ होता नहीं है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, टेम्परेचर कम कर देंगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। ये इनएक्टिव वगैरह तो होंगे नहीं। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में जैसे मैं टेस्ट ट्यूब ले लूँ, इसमें मैंने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डाल दिए और इसको इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डाल दिए और इसको गर्म किया। जब गर्म किया तो इसके बीच में जो एटम्स हैं वो तेज़ी से मूव करेंगे तो एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ है यहाँ पे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में कैन टॉलरेट टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर भी कर सकते हैं टॉलरेट, और मैक्सिमम प्रेशर भी टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगी, रिएक्शन की रेट दुगना बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स, एटम जल्दी क्या होंगे, एक दूसरे में रिएक्शन करेंगे और वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बट अगर जिस टेम्परेचर पर वर्क हो रहा है उस टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो रिएक्शन का रेट हाफ हो जाएगा। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात हो रही है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात नहीं हो रही है। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट में तो टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। टेम्परेचर घटाओगे तो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ाओगे तो डीनेचर्ड हो जाएगा। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करेगा एंजाइम। ओके, अंडरस्टैंड। अब आ जाइए,
एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम क्या कर देता है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। डिक्रीज या लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइन बहुत आती है कि एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेशन एनर्जी को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन एंजाइम से रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा देते हैं, बट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, लोअर कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। आगे देखिए, एंजाइम्स डू नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन दैट इज रीजनरेटेड आफ्टर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स अगर सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बाद में ये प्रोडक्ट को तो चेंज कर देंगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, बट अपने आप ऐसे ही बचे रह जाएंगे। देखिए इससे समझाती हूँ मैं, जैसे ये एंजाइम है, दिस इज सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर कहाँ पर एंजाइम के जुड़ेगा, एक्टिव साइट पर जुड़ेगा, एक्टिव साइट पर आकर जुड़ गया। ये क्या बना लिया इसने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसने बनाया। अब यहाँ पर देखिए कि ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि इसने एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। ये क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है। अब इस एंजाइम ने प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट को तो अलग कर दिया और खुद दोबारा रिएक्शन के लिए तैयार हो गया। ये एंजाइम कंज्यूम्ड नहीं होता रिएक्शन में, यही एंजाइम दोबारा अदर रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्रोडक्ट बना के प्रोडक्ट को अलग कर दिया और दोबारा रिएक्शन के लिए तैयार हो गया। आगे देखिए, एंजाइम्स के बारे में देखिए। एंजाइम्स जो है वो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम में केवल प्रोटीन पार्ट होगा, सिंपल एंजाइम में केवल प्रोटीन पार्ट होगा, जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन। बाकी मोस्ट ऑफ एंजाइम्स सिंपल एंजाइम्स ही होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो सिंपल एंजाइम्स ही होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड का मतलब मैंने बताया था कि कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। जब प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा तब बनेगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या इसे ही हम कहेंगे होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम। देखिए यहाँ पे कैसे होंगे, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन पार्ट पूछा जाता है कि बताइए कोएंजाइम में प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। अब कोफैक्टर देख लेते हैं हम कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोफैक्टर है वो कौन कौन से हैं। कोफैक्टर भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर में देखिए, ऑर्गेनिक कोफैक्टर में दो चीज़ें आएंगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ सकता है इससे, या किसी एंजाइम में कोएंजाइम भी जुड़ सकता है इससे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है, मेटल आयंस। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर मेटल आयंस। यहाँ पर देखिए होलो एंजाइम कब बनेगा, होलो एंजाइम बनने की तीन सिचुएशन हो सकती हैं। होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम बनाने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर प्रोटीन पार्ट यानी कि एपो एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा तब भी ये होलो एंजाइम बन जाएगा, पूरा एंजाइम बन जाएगा। किसी किसी एंजाइम में क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ रहा है तो कोएंजाइम जुड़ेगा, कोएंजाइम प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ा, होलो एंजाइम बना लिया। किसी किसी एंजाइम में मेटल आयंस जुड़ेंगे एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, तब होलो एंजाइम बनेगा। मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम को बनने के लिए इन तीनों पार्ट में से किसी ना किसी पार्ट को जुड़ना पड़ेगा, तभी होलो एंजाइम बन पाएगा। अंडरस्टैंड। देखिए अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर लेते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होते क्या हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली या फर्मली बाउंड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप
बहुत टाइटली बाउंड करते हैं, बहुत टाइटली बाउंड, और इसकी जो बाइंडिंग होती है वो परमानेंट होती है। बाइंडिंग कैसी है? परमानेंट है। कुछ लोग होते हैं ना जो पूरी ज़िंदगी साथ निभाते हैं, वही हाल है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। प्रोस्थेटिक ग्रुप एपो एंजाइम के साथ हमेशा इस तरीके से टाइटली बाउंड होता है कि हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा, परमानेंटली बाउंड होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो पेरोक्सीडेज कैटालेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम एंड कैटालेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हीम। पेरोक्सीडेज एंजाइम स्मॉलेस्ट एंजाइम, सबसे छोटा एंजाइम पेरोक्सीडेज, सबसे बड़ा एंजाइम लार्जेस्ट एंजाइम इज कैटालेज, याद रखिएगा। आगे देखिए कोएंजाइम। कोएंजाइम ऐसा है कि भैया रिएक्शन करना है तो कर ले, जब तक तू रिएक्शन कर रहा है तब तक तो तेरे साथ हूँ, बाकी मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा कोएंजाइम का हाल है। देखिए कोएंजाइम एपो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होता है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट के साथ कोएंजाइम लूजली बाउंड होगा। लूजली बाउंड है मतलब ये कैसा है? टेम्पररी बाइंडिंग करेगा, ट्रांसिएंट बाइंडिंग करेगा, केवल ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ही कोएंजाइम एपो एंजाइम से बाइंड करेगा, बाकी अलग अलग रहते हैं ये, ठीक है। मोस्टली कोएंजाइम्स आर डराइव्ड फ्रॉम वाइटामिन्स। मोस्टली कोएंजाइम्स किससे डराइव्ड होते हैं? वाइटामिन से, और वाइटामिन्स में भी वाइटामिन बी से। आगे देखेंगे इसे कौन कौन से वाइटामिन से कौन कौन से कोएंजाइम्स डराइव होते हैं, अभी देखेंगे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में हम क्या लेते हैं? मेटल आयंस। मेटल आयंस बाइंड विद सबस्ट्रेट एज वेल एज एंजाइम्स। एज एंजाइम्स के कहाँ से? एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं मेटल आयन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मेटल आयन देखो एंजाइम से तो बाइंड करेंगे, साथ में सबस्ट्रेट से भी बाइंड करेंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पर समझते हैं हम। ये ले लीजिए, हमने ले लिया एक एंजाइम, दिस इज एंजाइम। एंजाइम की ये क्या है? एक्टिव साइट, जहाँ से सबस्ट्रेट आकर जहाँ पर बाइंड करेगा। अब ये जो एंजाइम है ये कैसा है? एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम मतलब केवल प्रोटीन पार्ट है इस टाइम के, होलो एंजाइम का केवल प्रोटीन पार्ट है। अब जो होलो एंजाइम है मतलब कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, उसमें प्रोटीन पार्ट अकेला है तो वो इनएक्टिव रहेगा। कैसा है? इनएक्टिव है। लेकिन इसके साथ अगर को एंजाइम आकर जुड़ गया तब ये एक्टिव होगा। को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, को एंजाइम आकर जुड़ा, पहले ये को एंजाइम आकर जुड़ गया इससे एंजाइम से, तो ये क्या बन गया? होलो एंजाइम बन गया। अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन बन गई, अब जाके इससे सबस्ट्रेट जुड़ गया। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से कोएंजाइम्स डराइव होते हैं ये देख लेते हैं। विटामिन B1 दैट इज थियामिन, इससे कौन सा कोएंजाइम डराइव होता है? TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भाई। कोएंजाइम विटामिन दे देगा या कोएंजाइम दे देगा कि इससे बताइए कि कौन सा विटामिन रिलेटेड है, इससे कौन सा कोएंजाइम रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन है जिससे कौन सा कोएंजाइम डराइव होता है। ठीक है, विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, फ्लेविन टर्म आ रहा है ना, F यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि फ्लेविन आ रहा है F। ओके, FAD, FADH2, FAD+, ये सब जो कोएंजाइम्स होते हैं ये विटामिन B2 से डराइव होते हैं। FAD मीन्स फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। विटामिन B3, विटामिन B3 को क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड या नियासिन। निकोटिनिक एसिड या नियासिन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि विटामिन B3 को क्या कहते हैं? निकोटिनिक एसिड, नियासिन। और इससे कौन से है कोएंजाइम डराइव होते हैं? NAD, NADH2, NADPH, NAD+। NAD का पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, इससे कौन सा कोएंजाइम डराइव होता है? कोएंजाइम A। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इससे PP
पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। विटामिन B7 को विटामिन B7 को विटामिन HB कहते हैं, इसका नाम है बायोटिन, और इससे कौन सा कोएंजाइम डेराइव होता है, बायोसाइटिन। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, और इससे THF टेट्राहाइड्रोफोलेट ये कोएंजाइम डेराइव होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल आयंस। मेटल आयंस में कौन कौन से कोएंजाइम्स के साथ कौन कौन सा मेटल आयन यूज होता है, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए जिंक, जिंक कौन कौन से एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे फास्ट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन तीनों एंजाइम्स में कौन सा मेटल आयन यूज होता है, के साथ जिंक। हेक्सोकाइनेज, रुबिस्को, पैपकेज, इनके साथ मैग्नीशियम। पाइरुवेट काइनेज, इसके साथ पोटेशियम। सैलिवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज को हम क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं, जो कि हमारे सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये कब काम करेगा, जब क्लोराइड आयन इसके साथ होगा तभी ये वर्क करेगा। तो इसका क्या है मेटल आयन, क्लोराइड आयन, Cl। यूरिएज के लिए निकेल, नाइट्रोजनेज के लिए आयरन एंड मॉलिब्डेनम, आयरन एंड मॉलिब्डेनम। कैटालेज, पेरोक्सिडेज, साइटोक्रोम, इन सब के लिए आयरन। साइटोक्रोम में आयरन के साथ साथ कॉपर भी है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में थोड़ा दे रखा है, ये भी देख लीजिए। एंजाइम्स कैसे हैं, टर्सरी प्रोटीन है, दे हैव सम क्रेविशेस और पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज एक्टिव साइट। वही जो यहाँ पर क्या था, क्रेविसेस या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे थे, यही क्या है, एक्टिव साइट है एंजाइम का। इस एक्टिव साइट पर कौन कौन बाइंड कर सकता है, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में मैं कल बताऊंगी जब नेक्स्ट लेक्चर करूंगी। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्या होती है, यहाँ पर कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड कर सकता है। अभी आप इतना याद रखिए, कल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, वन एंजाइम कंटेन, यहाँ पर 3000 एक्टिव साइट। एक एंजाइम के साथ लगभग 3000 एक्टिव साइट हो सकते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बाद में क्या होगा, ये प्रोडक्ट को अलग कर देगा और एंजाइम अलग हो जाएगा और दोबारा रिएक्शन के लिए फ्री हो जाएगा एंजाइम। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन को एंडरगोनिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज हो जाना। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है रिएक्शन में तो वो एक्सोथर्मिक है, बट अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन में तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे देखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने लायक नहीं है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जगह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंजाइम्स से। आगे देखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में हम एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल में हम दो तरह के मॉडल पढ़ते हैं, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है, गिवन बाय एमिल फिशर। किसने दिया, लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने दिया। और एमिल फिशर ने ये बताया कि जो एंजाइम है वो हमारे लॉक की तरह है, ताले की तरह है, सबस्ट्रेट की तरह है, चाबी की तरह है। हॉल ऑफ लॉक, लॉक का जो हॉल है, छेद है लॉक का, वो किसकी तरह है, एंजाइम के एक्टिव साइट की तरह है। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट इज रिजिड। देखिए एंजाइम का यहाँ पे दिखाया गया है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो कैसा है, रिजिड है, बिल्कुल
इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, और ये आकर इसमें ताकि क्या कर सके, बाइंड कर सके। इसका स्ट्रक्चर जो है इन्होंने एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो रिजिड बताई है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर समझिए लॉक को इन्होंने क्या बताया एमिल फिशर ने, एंजाइम की तरह, और की सबस्ट्रेट जो इससे जुड़ेगा आके। ठीक है, और लॉक का जो होल है इन्होंने क्या बताया, ये लॉक का होल क्या है, एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट। अब यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, लॉक की कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक्टिव साइट इन्होंने रिजिड बता दी है कि रिजिड रहेगी बिल्कुल, नो चेंज, एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए अगर आप इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आएंगे ना तो इससे बिल्कुल अपोजिट है। देखिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया, डेनियल कॉसलैंड ने दिया, और मोस्ट एक्सेप्टेबल यही है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक्टिव साइट कैसी है, फ्लेक्सिबल है, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अगर सबस्ट्रेट थोड़ा सा चेंज करके भी अपने आप को फिट कर सकता है एक्टिव साइट में। एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट थोड़ा बहुत हिला डुला के उसे चेंज करके उसमें फिट हो सकता है। ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल कठोर है, रिजिड है, उसमें तुम उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही सबस्ट्रेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे अपनी जैसा मॉडिफाई कर सकता है सबस्ट्रेट आकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्टिव साइट दो साइट पाई जाती हैं एंजाइम्स में, एक होता है बटरेसिंग साइट और दूसरा कैटालिटिक साइट। बटरेसिंग साइट बाइंड विद सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम। एंजाइम में दो साइट पाई गई, देखिए ये एक साइट ये है, एक साइट ये है, दिस इज बटरेसिंग साइट। सबस्ट्रेट आकर इसी बटरेसिंग साइट से क्या करेगा, बाइंड करेगा। बट कैटालिटिक साइट क्या होती है, कैटालिटिक साइट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट मेकिंग न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। अरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले सबस्ट्रेट के बॉन्ड जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे तभी तो न्यू बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट के। तो सबस्ट्रेट के न्यू बॉन्ड, सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड को तोड़ना और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड्स को बनाने का काम कौन करता है, ये कैटालिटिक साइट करता है। बटरेसिंग साइट इसको कहता है। अब यहाँ से मान लीजिए H2O CO2 जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, H2CO3 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सबस्ट्रेट हैं, ये आकर कहाँ जुड़ गए, दोनों ही आकर जुड़ गए बटरेसिंग साइट पर। अब बटरेसिंग साइट ने कैटालिटिक साइट से कहा कि इन दोनों सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को तोड़ो और नया प्रोडक्ट बनाओ। तो कैटालिटिक साइड ने इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ा और कार्बोनिक एसिड बनाकर तैयार कर दिया, दोनों पे प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंड्यूस्ड फिट मॉडल में आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट, इसका ये क्या है, एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर इस साइट को पहचान सकते हैं आप, ये क्या है, बटरेसिंग साइट है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट फिट होगा। बट दिस इज कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट में क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया इस टाइम। अब एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अब यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है ये क्या प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम ने क्या किया, इसे इन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करके प्रोडक्ट को अलग कर दिया और एंजाइम फ्री हो गया अदर रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। फिजिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फिजिकल रिएक्शन में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए कि मैंने एक पेपर लिया और पेपर को बीच से फाड़ दिया पेपर को। अब ये दो टुकड़ों में पेपर बट गया।
अब यहाँ पर ये इन दोनों टुकड़ों का केमिकल कंपोजिशन तो सेम है ना, जो केमिकल कंपोजिशन पहले पेपर का था वही इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन है, न्यू प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना। तो ये क्या है, पेपर को फाड़ना क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है। बट अब मैं क्या करूँ, इस पेपर को फाड़ू ना, इस पेपर को लेके मैं जला दूँ। तो अगर मैंने पेपर को जलाया तो क्या किया मैंने, इसमें वो पेपर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऐश में चेंज हो जाएगा, राख में चेंज हो जाएगा। जब वो ऐश में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना, कार्बन। इसमें आपको पता है पेपर किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज में कार्बन प्रेजेंट है। अब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो वो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा ना, ऐश बनाएगा, राख बनाएगा, तो न्यू प्रोडक्ट बना। इसलिए जो पेपर को जलाना है वो केमिकल रिएक्शन है, बट पेपर को फाड़ना क्या है, एक फिजिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पर देख लिए दूसरा एग्जाम्पल है कि आइस को वाटर में चेंज किया, वाटर को वेपर में चेंज किया, तो यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो रही है, बस न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ये भी एक फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में देखिए, केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, ऑर्गेनिक भी हो सकती है। केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लिया, OH, H+ और OH- मिलके क्या बना लिए, वाटर बना लिए, न्यू प्रोडक्ट बन गया, वाटर बन गया। तो ये दिस इज केमिकल रिएक्शन। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बना लेगा और वाटर निकाल देगा, बेरियम सल्फेट न्यू प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में मान लीजिए हमने स्टार्च लिया, स्टार्च खाया, मतलब आलू वगैरह कुछ खाए, तो उसमें क्या है कि स्टार्च वाटर की प्रेजेंस में टूटेगा, और किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटा। ग्लूकोज में फिर क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स लगते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह में ग्लाइकोलिसिस वगैरह सब पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जो होगा वो 10 स्टेप में होगा। यहाँ पर 10 डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करेंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है इसमें 6 कार्बन है। अब ग्लूकोज भी टूटेगा तो ये 2 पाइरुवेट में टूट जाएगा, 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। पाइरुवेट में 3 कार्बन है तो ये 2 कार्बन बनाएगा पाइरुवेट के। अगर पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ऑक्सीजन की अब्सेंस में या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। समझ में आया? आगे देखिए, अब मैं एक एंजाइम ले लेती हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ पर समझ लीजिए पहले, H2O और CO2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन आउटसाइड ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के आउटसाइड भी ये रिएक्शन होगी। ये नहीं है कि हाँ बॉडी के अंदर ही होगी, बॉडी के बाहर भी ये रिएक्शन होगी। अब बॉडी के बाहर होगी, एंजाइम की अब्सेंस में हो रही है ये रिएक्शन। अब एंजाइम की अब्सेंस में हो रही है तो क्या होगा कि ये रिएक्शन बहुत ही टाइम ले लेगी और प्रोडक्ट भी कम बनेगा। बट बॉडी के अंदर देखिए, अब हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, H2O CO2 आपस में जुड़े और बना लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एंजाइम लगते ही लगते हैं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगेगा बीच में। क्यों एंजाइम्स लगने की ज़रूरत क्या है बॉडी में? अब बॉडी में जगह जगह H2O CO3 आसपास होंगे तो क्या वो ज़रूरी है कार्बोनिक एसिड बनाना उनका ज़रूरी है? जब मुझे ज़रूरत होगी, जब मेरी बॉडी को ज़रूरत होगी कार्बोनिक एसिड की, तभी तो बनाया जाएगा ना कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए एंजाइम ज़रूरी होते हैं बॉडी में कि जब मेरी बॉडी को कार्बोनिक एसिड की ज़रूरत होगी तभी ये एक्टिव होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और क्या बना लेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बना लेगा। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज ए फास्टेस्ट एंजाइम। अब यहाँ पर देखिए H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, किससे, एंजाइम की अब्सेंस में। एंजाइम नहीं वर्क कर रहा है यहाँ पे, एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम। 200 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड पर आवर, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में अगर H2O CO2 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं अब तो यहाँ पर 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं इसके इन ए सेकेंड, एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और यहाँ पर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस लग रहा है, इसके लिए मेटल आयन क्या है, जिंक, पहले ही बता चुकी हूँ मैं ऊपर। यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं एंजाइम के एब्सेंस में, बट एंजाइम के प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं 1 सेकंड में। तो कितना डिफरेंस है, एंजाइम बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है रिएक्शन को। आगे देखिए रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई काम मैं कर रही हूँ, जैसे मैं ये नोट लिख रही हूँ, अब ये नोट लिख रही हूँ, ये मैटर नहीं करता मैं कितने टाइम में ये लिख रही हूँ, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इससे आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर H+ OH लिया, OH- लिया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, प्रोडक्ट बन गया। अब ये रिएक्टेंट जो है कितने टाइम में बन रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल कितने टाइम में बना रहा है, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जब H+ और OH- वाटर बना रहे हैं तो ये सबस्ट्रेट है ना, अब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो इसकी तो कमी हो रही है ना, ये चीज़ें कम होंगी तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, तो इनके आगे हम माइनस लगा देंगे, -OH ΔT। अब ये भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, -H+ ΔT, ठीक है, बट ये तो बढ़ रहा है ना, ये कम हो रहा है बट प्रोडक्ट में ये चेंज हो रहा है तो ये तो बढ़ रहा है, तो +H2O अपॉन ΔT, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। अब वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में डायरेक्शन मेज़र किया जाता है, जब डायरेक्शन दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस सिंबल दे रखे हैं, तो प्लस माइनस सिंबल क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं रिएक्शन की, दिस इज वेलोसिटी। ओके, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाउ एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, इस प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो इसे इतना बड़ा पहाड़ चढ़कर जाना पड़ेगा तब ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब ये यहाँ पर ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज बहुत ही अनस्टेबल स्टेज होती है, यहाँ पर न्यू बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेज पर पहुंचने के लिए इसे बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए यहाँ पर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। बट एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, बाइंडिंग के दौरान एंजाइम क्या करता है, कुछ बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करता है। एंजाइम की बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो इतनी है, मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो गया, इस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम यूज़ हो गया। एंजाइम जब यूज़ हुआ, इस रिएक्टेंट के साथ इसने बाइंडिंग स्टार्ट करी, तो एंजाइम ने कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ करी, वो बाइंडिंग एनर्जी इतनी हो गई। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए केवल इतना ही पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही रह गई बस। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई ना। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ही चाहिए, पहले कितनी चाहिए थी, इतनी चाहिए थी। समझ में आया? तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया एंजाइम ने, और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। आगे देखिए, एनर्जी हैज़ डिक्रीज्ड एक्टिवेशन एनर्जी, more substrate now participate in a reaction.
व्हेन एंजाइम बाइंड विद सबस्ट्रेट बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। ऊपर ही बता चुकी हूँ मैं कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो क्या रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी। अब एंजाइम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज कर चुका है तो इतनी एनर्जी तो एंजाइम ने जोड़कर ही दे दी, बची अब सबस्ट्रेट को कितनी एनर्जी, बस इतनी एनर्जी लगानी है और ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है। मान लीजिए ये जो ग्राफ बना है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी कैसी है, कम है ना। प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, नीचे लिखा गया है, यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट की कम है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में एनर्जी रिलीज हो गई है। एनर्जी रिलीज हो गई है तो ये किसका ग्राफ है, एक्सोथर्मिक ग्राफ है। ग्राफ देकर पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो यानी कि रास्ते में एनर्जी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, रास्ते में एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है तो दिस इज एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे देखिए कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में जब चेंज हो रहा था तब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है भाई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ने एनर्जी बचा ली है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी मतलब एंडोथर्मिक है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स दो टाइप से हम देखेंगे, एक्सो एंजाइम्स जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कहते हैं, एंडो एंजाइम्स मीन्स इंट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, किसी सेल के बाहर जो भी एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या है, एक्सो एंजाइम्स है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम्स हम पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, जितने भी एंजाइम्स पढ़ते हैं वो क्या हैं, एक्सो एंजाइम्स हैं। बट अगर इंट्रा सेलुलर एंजाइम, एंडो एंजाइम कौन होते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन में हम एंजाइम पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब में जितने भी एंजाइम्स पढ़ेंगे वो कैसे हैं, एंडो एंजाइम या इंट्रा सेलुलर एंजाइम है। ठीक है, आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। यहाँ देखिए 3 फैक्टर्स हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। फर्स्ट पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले भी ऊपर भी समझा चुकी हूँ मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम्स मोस्टली कैसे हैं, प्रोटीन है। टेम्परेचर लिया हमने, टेम्परेचर का एंजाइम पर क्या वो होगा, अफेक्ट पड़ेगा। देखिए जब लो टेम्परेचर हो पर जब लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम कैसा होगा, इनएक्टिव। हाई टेम्परेचर दिया तो एंजाइम कैसा हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। बट ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम ही एक्टिव रहेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर देने पर ही एंजाइम कैसा होगा, एक्टिव होगा। एनिमल्स में एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। प्लांट्स में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होगा वो एंजाइम को एक्टिव करेगा। बट एक्सेप्शन है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। ये 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर भी टॉलरेट कर जाता है ये बैक्टीरिया। ये एक्सट्रीम कंडीशन पर वर्क करता है। ओके, यहाँ पर देखिए जब हम टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ बनाएंगे तो ये घंटी के आकार का ग्राफ बनेगा। इसमें जो मैक्सिमम पीक है, चोटी है आ रही है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम कैसा होगा, वर्क करेगा। इससे कम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, इनएक्टिव हो गया एंजाइम। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। किसी पे भी ना कम टेम्परेचर ना ज़्यादा टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तभी एंजाइम वर्क करेगा। आगे देखिए इफेक्ट ऑफ पीएच। लो पीएच पर एंजाइम वर्क नहीं करेगा, हाई पीएच दिया एंजाइम वर्क नहीं करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम वर्क करेगा। मान लीजिए सेलिवरी एमाइलेज
टाइलिन एंजाइम जो है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच कितना है 6.8, पेप्सिन एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच है 1.5, ट्रिप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच है 7.8। ओके, पीएच का भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एंजाइम एक्टिविटी और पीएच का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यहाँ घंटी के आकार का, बेल शेप्ड का। यहाँ पर जो ऑप्टिमम पीएच होगा यहीं पर एंजाइम वर्क करेगा, ना इससे कम पर ना इससे ज़्यादा पर। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है कि हमारे एंजाइम के पास जितनी एक्टिव साइट है, जितनी भी एक्टिव साइट है उतने ही सबस्ट्रेट यहाँ पर जुड़ पाएंगे। अगर हम सबस्ट्रेट को उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ा लो लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट जितनी हैं उतने पे ही सबस्ट्रेट सैचुरेटेड हो जाएंगे। उसके बाद बढ़ाते जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है सबस्ट्रेट का। देखिए यहाँ से समझिए, मान लीजिए ये एंजाइम है, इस एंजाइम के पास एक्टिव साइट 1000 है, 1000 एक्टिव साइट्स हैं। अगर मैंने इस एंजाइम को 100 सबस्ट्रेट के साथ ऐड किया, 100 सबस्ट्रेट दिए इसे, तो 100 प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर 500 सबस्ट्रेट दिए, 500 सबस्ट्रेट के साथ जोड़ा तो 500 प्रोडक्ट बन जाएंगे, 1000 के साथ जोड़ा तो 1000 प्रोडक्ट बन जाएंगे। बट अगर मैं 1100 सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ जोड़ूं तो क्या 1100 प्रोडक्ट बनेंगे? नो, जितने एक्टिव साइट हैं उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। 1000 एक्टिव साइट हैं तो चाहे तुम 1100, 1200, 1300 कितने भी आगे बढ़ाते जाओ, प्रोडक्ट उतने ही बनेंगे जितने एक्टिव साइट हैं। यहाँ पर 1000 प्रोडक्ट बनेंगे। 5000 सबस्ट्रेट जोड़ दिए तब भी 1000 ही प्रोडक्ट बनेंगे, 1000 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्टिव साइट कितनी है? 1000 एक्टिव साइट है। ओके, यहाँ पर देखिए वी मैक्स कब आता है? जब सारे ही एंजाइम्स की सारी ही एक्टिव साइट्स किससे हो? सबस्ट्रेट से सैचुरेटेड हो, सारे ही एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ गए हो तो वो क्या कहलाता है? वी मैक्स। मतलब यहाँ पर सारे ही एंजाइम्स क्या हैं? सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके हैं। और वी मैक्स अपॉन 2 कैसे कर लेंगे? जब एंजाइम की एक्टिव साइट मान लीजिए 500 हैं और 250 इसके आधे सबस्ट्रेट एंजाइम साइट पे जुड़े हैं, तब वी मैक्स अपॉन 2 आ जाएगा। इसे ही KM वैल्यू कहते हैं। एंजाइम वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगी और यहाँ पर हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद मैं आगे समझाती हूँ। अगले लेक्चर में माइकलिस मेंसन इक्वेशन देखनी है हमें अभी, और क्लासिफिकेशन एंजाइम का देखना है, और भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कैसे इनहिबिटर की तरह वर्क करता है ये देखना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ एक कमेंट करा करिए। एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा आपका, कमेंट करा करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो कमेंट करा करिए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।